बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से, जहां पे सेनेट में जो इंतखाबात होने हैं उनके हवाले से ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा जो है वो पेश किया गया है। बड़ी हंगामा आराई की गई अपोजिशन की जानिब से और ये कहा गया कि 10 दिन से तकरीबन ये इजलास जो है कौमी असम्बली का जारी है, लेकिन 10 घंटे भी ये इजलास नहीं चल पाया, इसलिए कि कभी कोई ऐसी बात कर दी जाती है जिसकी वजह से अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जाता है या फिर हुकूमत की जानिब से एहतजाज किया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसी कानून साजी जो कि मौसर कानून साजी समझी जाए वो नहीं आ सकी है। आपको ये भी बताते चलें कि अब चूँकि सेनेट इंतखाबात के लिए जो फॉर्म्स हैं उनका इजरा शुरू हो गया है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर रही हैं जो कि सेनेट के इलेक्शंस में जिनको टिकट दिया जाएगा। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर नेशनल असेंबली शाहिदा रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा शाहिदा साहबा कि क्या वजह है, क्या अपोजिशन नहीं चाहती कि जो कौमी असम्बली का इजलास है वो चले, या फिर अपोजिशन को इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से एहतजाज नागुज़ीर हो जाता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं समझती हूँ मौजूदा हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपोजिशन में शामिल जमातें जो हैं वो वसी पार्लिमानी तजुर्बा रखती हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तवील 50 साल से ज़ायद की हिस्ट्री है। PMLN की भी एक ऐसी जमात है जिसने 3 मरतबा इस मुल्क में इख्तिदार किया, और JUI और दीगर जमातें जो उनका तजुर्बा है। और यही वजह है कि अभी तक अपोजिशन ने कोई इस तरह के गैर पार्लिमानी रवैये नहीं अख्तियार किए। ना तो हमने धरने दिए, ना ही हमने पार्लियामेंट पे हमला किया, ना ही हमने इदारों पे हमला किया, ना ही इदारों के खिलाफ कोई ऐसी नाजेबा जबान जो माजी में बोली जाती रही, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के हवाले से हो या हुंडी के जरिए पैसे भेजने के, जो कुछ रहा माजी का एक बड़ा तल्ख तरीन। PTI जब अपोजिशन में थी तो एक तल्ख तरीन मैं समझती हूँ कि वो अपोजिशन का किरदार अदा किया, और जो कुछ है वो हम सबके सामने कैमरों में फीड है, रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन बात रही ये कि मौजूदा, अब आप ये देखेंगे जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो वो कहा करते थे कि डेवलपमेंट फंड जो है वो एक सियासी रिश्वत होती है, इसमें करप्शन होती है और मैं किसी भी सूरत में नहीं दूंगा। और आपने देखा कि सेनेट के इंतखाबात जैसे ही करीब आए, उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को बुला के 50-50 करोड़ रुपए की ऑफर दी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये कहा करते थे कि हम मांगे तांगे की हुकूमत नहीं बनाएंगे। आपने देखा मांगी तांगे की हुकूमत बनी। अब जबकि अब ये कहा करते थे कि अपोजिशन जो है, हुकूमत जो है पैसे जाया करती है इजलास बुला के। अब अलमिया ये है कि 130 डेज कंप्लीट करने होते हैं। अब हमारे पास दिसंबर चला गया, जनवरी भी खत्म हो गया, आज फरवरी के मिड में हैं हम, और 30 डेज का इजलास हुआ है। 100 डेज जो है जमहूरी ईयर्स के बाकी हैं पार्लिमानी साल के, और ये किस तरह पूरे होंगे आई डोंट नो, क्योंकि हुकूमत ने 3 महीने अभी असेंबली को ताले लगा के रखे हुए थे, इससे पहले भी ताले थे। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इजलास बुलाया जाता है फ्राइडे के दिन, 15 मिनट के बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, एक हमारे पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनकी डेथ हुई थी, ये रवायात है कि उस दिन खत्म। लेकिन फिर मंडे और ट्यूसडे को ओनली 1-1 घंटे इजलास चलता है, उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे छुट्टी दी जाती है और फ्राइडे को 1 घंटे इजलास चला के बंद कर दिया जाता है। ये है हुकूमत का रवैया कि इजलास नहीं हो पाता और ये छुट्टी देते हैं बाकायदा। जब पार्लियामेंटेरियन अपने अपने हलके छोड़ के दूर दराज के इलाकों से इस्लामाबाद पहुंचते हैं, अपने बिजनेस डालते हैं, और आप यकीन करें कि कल मंगल था और प्राइवेट मेंबर डे होता है, और इसमें जो हमारा बैलेंस यानी जो बिजनेस था उसका जो कल हुकूमत ने पेश किया था वो 179 का एजेंडा था, जिसमें 179 पॉइंट्स थे, और ये 50 भी नहीं कर पाए और इन्होंने इजलास बंद कर दिया। कोई शोर नहीं था क्योंकि अपोजिशन भी चाह रही थी, पार्लियामेंटेरियंस चाह रहे थे, लेजिस्लेटर चाह रहे थे कि इजलास चले ताकि हमारे जो पेंडिंग में बिल्स हैं वो हों। और ये हर मेंबर्स का राइट होता है, जो प्राइवेट मेंबर डे होता है उसमें वो अपने बिल्स लाते हैं। और कोई भी शाहिदा साहबा यहाँ ये जानना चाहूंगा कि क्या यानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बिल पेश किया जा रहा था, पेश नहीं करने दिया गया,
कि अगर पार्लियामेंटेरियंस को किसी को गिरफ्तार किया जाना हो तो पहले एक कमेटी बने, वो डिसाइड करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसकी यानी हक में वोट देती या उसके फेवर में थी? बिल्कुल हम हक में थे और आपने देखा कि नवीद परमत साहब ने उसके फेवर में बात भी की थी। देखिए ये तो पार्लिमानी जो पार्लियामेंटेरियन है, हर शहरी को तहफ्फुज का हक हासिल है, पार्लियामेंटेरियन भी उसी जुमरे में आते हैं। लेकिन आपने देखा कि उसको भी अपोज किया गया, तमाम अपोजिशन के बिल्स को मुस्तकिल अपोज किया गया, वो कल इनके ऊपर भी अपोजिशन का वक्त आएगा। तो ये हर एक के लिए मतलब मैं तो समझती हूँ तमाम शहरियों के लिए था। और आपने देखा कि कल कुछ बिल ऐसे भी थे जैसे पिप्स के हवाले से था कि जब पिप्स के मुलाजमीन की बारी आए तो अपोजिशन और हुकूमत ने मिलके उनके तहफ्फुज के लिए उनको वो जो राइट्स है उनके दिए, तो कुछ काम हो जाता है, कुछ बातें हो जाती हैं और अगर इजलास चलता है तो। शाहिदा साहब, यहाँ सिर्फ आपसे एक बुनियादी सवाल जानना चाहूंगा कि अगर सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो शो ऑफ हैंड से हो भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है शो ऑफ हैंड्स में ज़ाहिरी तौर पे उसी पार्टी को उसको वोट देना होगा, अदरवाइज इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी, क्योंकि अगर आप की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे तो आपकी भी नज़रों में होंगे और फ्लोर क्रॉसिंग भी कहलाएगी। तो फिर इसमें कबाहत क्या अगर शो ऑफ हैंड से इंतखाबात करा लिए जाएं सेनेट के? तो देखिए जी, किसी आईनी तरमीम हो या इस तरह की कोई भी अमेंडमेंट होती है तो किसी को भी कोई एतराज नहीं होता। असल चीज होती है कि जब गवर्नमेंट कोई भी आईनी तरमीम लेके आती है, आपको याद होगा 2008 से 13 तक जब हमारी हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो हम भी सादा अक्सरियत रखते थे। और आपने ये देखा कि हमने 18th अमेंडमेंट जो कि एक तारीखी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी, NFC अवार्ड और दीगर हमने तरमीम की, तो वो एक तारीखी कारनामा था। और हमने कैसे किया, रिकंसिलेशन के साथ तमाम पार्टीज को जो बीवी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की पॉलिसी थी उसे सदर आसिफ अली जरदारी साहब लेकर चले, रिकंसिलेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया और फिर आईनी तरीके से तमाम पॉलिटिकल जमातों के नुमाइंदों को लिए उनकी तजावीज को, उनकी आरा को उसमें डाला गया। फिर बाहिमी मुशावरत के साथ, बहस मुबाहिसे के साथ यूनानिमसली उसको पास कर लिया गया। ये तरीका होता है हुकूमत का, क्योंकि हुकूमत का काम होता है सब्र और तहम्मुल के साथ तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेकर चलती है, क्योंकि वो मुल्क का जो सरबराह होता है वो सिर्फ PTI का या अपनी पार्टी का नहीं होता, वो पूरी कौम का होता है। तमाम पार्लिमानी जमातों को लेके चलना उसकी जिम्मेदारी होती है। और माजी में ये रिवायात हम डाल चुके हैं, हम ये काम करके दिखा चुके हैं। लेकिन आप ये देखें कि आप आईनी तरमीम ला रहे हैं, आपके पास 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है और आप अपोजिशन को जो है लान तान, गाली गलौज जो जिस तरीके की जबान इस्तेमाल की जाती है ना, और आपने कभी नहीं देखा होगा कि हुकूमती अरकान जो है वह एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा शाहिदा साहबा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर सीक्रेट बैलेट के जरिए इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है, यानी अपने मेंबर से भी ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है? बात ये है कि हमने कभी हॉर्स ट्रेडिंग पे इस तरह की चीजों पे बिलीव नहीं किया और ना ही हम इस तरह का कोई इरादा रखते हैं। माजी में जब 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, 2 मरतबा सेनेट के इंतखाबात इंतहाई मुनसिफाना और शफाफ तरीके से हुए। उसमें भी रिकंसिलेशन की जो पॉलिसी थी, सदर रजाई साहब ने तमाम जमातों को, आपने देखा खा वो फंक्शनल के हों, काफ के हों, MQM के हों, तमाम को सीट्स देके अनापोज पहली मर्तबा हुआ था कि अनापोज यानी वो खरीदो फरोख्त के रास्ते बंद कर दिए गए थे और मेंबरान अनापोज जो है वो सिलेक्ट होके आए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हमारे साथ शाहिदा रहमानी साहबा मौजूद थी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर नेशनल असेंबली। यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे ख़ास तौर पे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ऑफ़र दी अपोजिशन को, और इस हवाले से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर ज़मान का बयान भी आया कि अपोजिशन को ये ऑफ़र कबूल कर लेनी चाहिए कि अपने जो दौलत है वो वापस पाकिस्तान में ले आएँ और वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं। इसी हवाले से हम बात भी करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर,
खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं खुर्रम साहब, मतलब ये जो तमाम बातें की जा रही हैं, साथ ही साथ अपोजिशन का ये कहना होता है कि जी हमें एनआरओ की बार बार ऑफर की जाती है लेकिन हम एनआरओ लेना ही नहीं चाहते, तो सर अब किस बात को सच समझा जाए, क्या कहेंगे? खुर्रम साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं। तो नाज़रीन आपको भी बताते चलें कि ख़ास तौर पर खुर्रम शेर ज़मान साहब ने ये कहा कि जी जो अपोजिशन जमातें हैं वो दरअसल अपने वालदैन की करप्शन को बचाने के लिए निकली हैं, और चाहे रायविंड महल हो या बिलावल हाउस हो, इसको मुल्क की तरक्की समझने वाले जो हैं वो सोग के आलम में हैं। उनका ये कहना था कि लाहौर और सिंध के करप्ट ख़ानदानों के नसीब जो हैं वो अडियाला में हैं, और अगर यानी अपोजिशन जो है वो ये तमाम चीज़ें करती है तो इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा या मुल्क की तरक्की ये नहीं समझी जा सकती। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर ज़मान साहब। जी क्या कहते हैं सर, अपोजिशन की जानिब से कुछ और कहा जाता है, आपकी जानिब से कुछ और दावे किए जाते हैं, क्या हकीकत है सर, क्या सच्चाई? अच्छा देखिए, आपके पास इस बात का सबूत भी है ना कि जब हम ये कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं तो उसका सबूत तो एफएटीएफ के अंदर भी आपके सामने मौजूद है। जब ये मुल्क के साथ नहीं खड़े हुए और उस वक्त इन्होंने डिमांड की अगर एफएटीएफ के बिल पास करने तो नैब के कानून के अंदर जो है वो तरामीम की जाए। वो कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जो छुपी हुई हो, तो दुनिया के सामने हर कोई जानता है कि इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। इसके अलावा देखें, जब हम ये कहते हैं कि मुल्क का पैसा लूटा है, करप्शन हुई है, तो सारी चीजें साबित तो हुई है ना। अगर आप आसिफ अली जरदारी के बारे में बात करें तो सरे महल के बारे में कौन नहीं जानता, कि कहा जाता था कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं उससे, और बाद में जो है आखिर में उन्हीं के हिस्से में उसकी दौलत आई सारी। इसी तरह अगर मरियम के बारे में कह लें तो वो भी कहती थी कि पाकिस्तान से बाहर गया, मेरी तो पाकिस्तान में कोई दौलत नहीं है। पनामा के जितने भी फ्लैट थे सबके बेनिफिशियरीज वो निकले। तो इन्होंने तो मुल्क में पैसा बनाया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, मुल्क का पैसा बाहर भेजा है, फिर वो पैसे को वापस यहाँ पे बुलवाया है। तो ये तो पहली बार पाकिस्तान की खुशनसीबी के ऐसा वजीर आजम मुल्क के अंदर आया है कि जो आज मुल्क के हालात बेहतर करना चाहता है, जो कि ये कहता है कि मेरे तो जाने के बाद तो मेरी अपनी जो जायदाद हो उसको भी शौकत खानम के नाम कर दो। तो ऐसा वजीर आजम कहाँ मिलेगा इस मुल्क को? हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वजीर आजम इमरान खान का साथ दे, उसको सपोर्ट करे, उसका कोई जाती गर्ज नहीं है, ना उसकी जो है यहाँ पे आसिफ अली जरदारी की तरह शुगर मिले, ना उसकी नवाज शरीफ की तरह यहाँ पे जो है मिले हैं। तो एक ऐसा शख्स है जो मुल्क की जाती मफाद के लिए खिदमत करना चाहता है, मुल्क के अंदर बेहतरी लेकर आना चाहता है, मुल्क के निज़ाम को बेहतर करना चाहता है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान के नाम को जो है वो ले जाना चाहता है, पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल है उसको हल करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला नसीब है, और हमें अल्लाह की जात के ऊपर भी पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जरूर होगी। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि तवातुर के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बयानात आ रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन भी चलाई जा रही है। गुज़श्ता दिनों एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऑफिस सील भी किया गया, जिसे बाद में खोल दिया गया है, वहाँ दोबारा इलेक्शन सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। सर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब शायद आप लोगों के दरमियान खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है सर, यानी अवाम भी देख रहे हैं कि कराची के लिए पैकेज भी अनाउंस किया गया, ना तो सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना है कि ना सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर आज मतलब हालिया तौर पे कोई काम किया गया है, ना ही वफाकी हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए वो पूरे हुए। क्या कहते हैं सर? नहीं, अगर शख्स ने बात कही है तो वो झूठ है, और सरासर झूठ का है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कराची शहर को 50 फायर टेंडर्स दिए गए जो कि पोर्ट पे खड़े हुए। आप जानते हैं मंगो पी रोड सर, ये फायर टेंडर्स के हवाले से भी कल आमिर खान साहब ने, जी सर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, आप कह रहे हैं ना कि किसने ये बात की। सर कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का ये कहना था कि ये फायर टेंडर्स भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही इसके बजट मुख्तस करके ये तमाम चीजें कर दी थी। अब क्रेडिट चाहे कोई भी ले, लेकिन दरअसल ये कारनामा अगर कराची शहर को फायर टेंडर्स मिले हैं तो ये मुस्लिम लीग नून का कारनामा है। सर ये कल का बयान है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बयान है उनकी, गलत कह रही है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपसे बड़ा साफ अल्फाज में कहूँ कि ये प्रोग्राम और ये ख्वाहिश सिर्फ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की अपनी जाती ख्वाहिश थी, जो उन्होंने इस बात का एहसास किया कि हमेशा जब यहाँ पे कारोबारी लोगों की मीटिंग होती थी वो कहते थे कि हमारी तो फैक्ट्रियाँ जल कर राख हो जाती है, यहाँ पे तो फायर टेंडर्स ही नहीं होते हैं, 40 दिनों से 11 चल रही है। तो गवर्नर साहब ने खुद जाती तौर पर फैसला किया कि शहर कराची को सबसे पहले फायर टेंडर्स की जरूरत है। कराची के अंदर 2 बड़े रोड बनाए गए, मंगो पीर और निश्तर रोड। कराची के 6
6 फ्लाईओवर एक साथ उसको इनॉग्रेट किया गया नॉर्थ नाजिमाबाद के अंदर। कराची के अंदर आपकी ग्रीन लाइन जो है मुकम्मल होने के लिए जा रही है। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है कि कराची की हिस्ट्री में कि तमाम एमएलएस को जो है करोड़ों रुपए फंड दिए गए हैं अपने इलाकों के अंदर तरक्याती काम कराने के लिए, जिसके अंदर एमकेएम के एमएलएस भी शामिल हैं। जो एमएलएस एमकेएम के जीते हैं उनको भी उतना ही जो है डेवलपमेंट फंड दिए गए जितने तहरीक इंसाफ के एमएलएस को दिए गए। तो ये कह देना कि वफाक ने कुछ नहीं कहा, ये नाइंसाफी होगी। उसके अलावा वफाक ही तो सारा पैसा दे रही है सूबे को, जिसकी वजह से सूबा चल रहा है ये। तो ये सब बातें मेरे ख्याल से नामुनासिब है। इस वक्त जितना काम तहरीक इंसाफ के एमएलएस और एमपीएस कराची के अंदर कर रहे हैं। जी खुर्रम साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? आप आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है। जी जी तो वहाँ पे काम हो रहा है, वो सारा काम वजीर आजम इमरान खान के दिए फंड से हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कराची के अंदर काम हो रहा है, कराची की रौनकें बहाल हुई। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ कि अगर आप मुझसे पूछे ना कि पीटीआई ने कराची को क्या अमन दिया है। अच्छा सर, मतलब अगर अमन की बात करते हैं तो सर अब देखें ना कि पिछले यानी गुज़िश्ता 2 रोज़ में दिन दहाड़े 6 अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं। कोई ख़ास अभी तक पेशरफ नहीं हुई है। क्यों ये टारगेट किलिंग की जा रही है? किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। सर क्या कहेंगे आप? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है खुर्रम शेरज़मान से और यानी इनका ये कहना था कि कराची को अमन दिया गया है। लेकिन अगर हम अमन की भी बात करते हैं तो कराची के इस वक्त जो हालात हैं अगर वो देखें तो टिकटॉकर्स को, आम लोगों को भी दिन दिहाड़े निशाना बनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पे यानी जिस तरीके से ये 2 वाक़यात जो कि रिसेंटली सामने आए हैं, ये बड़ी यानी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं लोग और एक खौफ व हिरास भी लोगों में है कि किस तरीके से जो है ना ये इन लोगों को दिन दिहाड़े गोली मारकर हलाक कर दिया गया। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं कौमी असम्बली के सेशन के हवाले से, जिसमें काफ़ी हंगामा आराई देखने में आई और असम्बली की जो कार्रवाई है वो किसी सूरत चल नहीं पाई। ख़ास तौर पे जो अपोजिशन अरकान थे उनका ये कहना था कि अगर असम्बली में हमारी आवाज़ दबाई जाएगी तो फिर ये आवाज़ गली और मोहल्लों और सड़कों पर ये आवाज़ निकाली जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असम्बली जनाब इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर, कौमी असम्बली का इजलास इतने दिनों से चल रहा है, कार्रवाई हो नहीं पाती सर। और ख़ास तौर पे आप लोग जो कि कराची का मैंडेट रखते हैं सर, जो बातें असम्बली में कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए वो नहीं नज़र आती सर, सवाए इसके कि आपस में एक दूसरे पर तनकीद करना, एहतजाज होना। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। जो मसाइल हैं, जो अवाम के इश्यूज हैं, इसके ऊपर बात नहीं होती। अगर एक तरफ से बात होती है तो दूसरी तरफ से वो शुरू हो जाता है। और ये जो अवाम ने हमको वोट दे के भेजा है कि उनके मसाइल, जो इस वक्त महंगाई का तूफान आया हुआ, फिर पेट्रोल बढ़ रहा है, फिर ये तमाम चीजें इस तरीके से होने के, गैस की भी कीमतें बढ़ गई, फिर ये तमाम चीजें हो गई। असल इश्यूज के ऊपर वो नहीं होता। वो एक दो जो मेंबरान खड़े होकर कोई बात कर देते हैं जिसके ऊपर पूरा हंगामा रहे। आज आपने देखा होगा किस तरीके से सारी चीजें होती है। तो ये चीज जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस तरीके से कि हम जमहूरियत का रोलर होते हैं, जो जमहूरियत के असल मकासद है उसके ऊपर तो कम से कम आए, उस पर तो कम से कम बात करें कि ये अवाम के इश्यूज है भाई, इसको सॉल्व करें। इस वक्त लोग जो है किस कस्मा कुर्सी के आलम में रह रहे हैं। आप ये देखें, गैस के शॉर्टेज का भी मसला हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं, बिजली का मसला है। इस पर फिर ऊपर से ये है कि हर महीने में 2, 3, 4 दफा पेट्रोल बढ़ जाए। फिर आप ये देखें कि गैस की बढ़ जाए, फिर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाए। तो
अवाम की तनख्वाह जो है वो बेचारा गरीब आदमी जो रोज के कमाने धमाने वाला, उसके घर में तो वैसी चूल्हा एक आध दो मुश्किल से 2 वक्त का जलता है, तो वो भी नहीं है। वो तो फिर इकबाल भाई, ये तमाम चीजें अपनी जगह सर, इस वक्त कराची के हालात जो यानी फिर से एक दफा दहशतगर्दी भी नजर आ रही है, टारगेट किलिंग नजर आ रही है सर। गुज़िश्ता 2 रोज में 6 अफराद जो हैं उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है सर, सबके सामने, कोई रोक टोक नहीं, बाकायदा फॉलो करके चेस करके मारा गया है। डॉक्टर साहब, मैं इसी बात पे आ रहा था। अभी आप ये देखें कि इसी दौरान के जो शरपसंद हैं और जो दहशतगर्द हैं उनको मौका मिल गया कि इस तरीके से वो लूट मार भी हो रही है। तो और आप देखें कल का वाकया आपके सामने, 6 लोग मार दिए गए। तो इसके पीछे कि सिंध हुकूमत क्या है, क्या इस वक्त कोई उनका वो है जो पुलिस का आईजी डीआईजी एसएसपी सारे बैठे में, तो ये कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वो आपने देखा है जिस तरीके से वो मारा है, उसके बाद उनको जो एम्बुलेंस तक वो नहीं उसको बुलाई गई सही तरीके से। और जिसका मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कराची में सबसे सेंसिटिव मसला यही है कि आज आवाम जो है घर से निकल के अगर एटीएम पे इस पे उस पे जाते हैं, स्नैचिंग के साथ साथ ये चीजें शुरू हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही है। दहशतगर्दी को फिर दोबारा से कराची शहर को वो करने के लिए जिस तरीके से अमन अमान कायम हुआ था, उसको सबताज करने के लिए ये कोई एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। इकबाल भाई, आपसे जानना चाहूंगा, कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब, उनका ये कहना था कि जी शदीद तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत को, यानी ना कराची को फंड्स मिले, फायर टेंडर्स भी जो मिले, ये इंकशाफ किया गया कि जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये पैसे मुख्तस किए थे, बल्कि जितने जो मंसूबे हैं जो मुकम्मल किए गए मौजूदा हुकूमत में, वो तमाम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उनका आगाज हुआ था और उनके लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए थे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कराची में तो ये सारी बातें होती हैं सर, हल्के में, इंतखाबी मुहिम में, इस्लामाबाद में सर आप लोग एक साथ ही नजर आते हैं, वहाँ कोई खास इख्तलाफ सवाए इसके कि काबीना के इजलास में कोई इख्तलाफी नोट जो है ना डाल दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा इससे ज्यादा कोई आपस में इख्तलाफ नजर नहीं आता सर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये जो कल आमिर भाई ने बात की है सीनियर डिप्टी कन्वीनर, उन्होंने बिल्कुल सही बात की। और इसके ऊपर हम आज भी असद उमर से आज भी हमने इस बात के ऊपर बात की है कि जो पीएसडीपी के अंदर फंड रखे जाते हैं और जो कराची के जो पैकेज का अभी तक उसके ऊपर कोई तरह का काम नहीं हुआ, जिस तरीके से उन्होंने कहा, ये हकीकत है कि जो नवाज शरीफ के दौर में ये फायर टेंडर्स का हुआ। दूसरी चीज ये है कि ग्रीन बस का भी अब कम अज कम कोई एक काम तो हो जिसके ऊपर वो करना है। और हम मसला वही आ जाता है कि अब सारी चीजें होने के बाद और इलाकों के अंदर जो आवाम को मुश्किलात हैं, सीवरेज बहाली का मसला है जो, और सबसे बड़ा मसला तो आप देख लेना पानी का मसला है कि जो सिंध गवर्नमेंट को करना था, अब उन्होंने अब करते करते के4 कहां से कहां पहुंच गया, 1 अरब से ऊपर पहुंच गया, वो अरबों के उसमें आ गया। तो आखिर इस चीज के ऊपर वाटर बोर्ड जो है और सिंध गवर्नमेंट के सारी चीजें उनके हाथ में है इस वक्त, उनका कोई कैसा किरदार नजर आ रहा है कि इसके अंदर आवाम को सहूलत देने के लिए, आवाम की मुश्किलात आसान करने के लिए, जो चले जी पहले कचरे का ढेर था, ये था वो था, मेयर के ऊपर वह सारी बातें होती थी, आज सब कुछ आपके हाथ में, भाई आप करके दिखाओ ना। अब डीसी जो है उनको बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, तो उस तरीके से तमाम सफाई नजर आनी चाहिए। आपका मेट्रो सामने ही, आपके सामने डीसी ऑफिस है, या आप देखें कि गटर बह रहे होते हैं, सारे कचरा रोडों पे वो है, उसके लिए कोई वो नहीं है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर को तो फिर या तो एडमिनिस्ट्रेशन देख ले वो, या फिर वो ये क्या कहते हैं डीएमसी बल्दियात देख ले, दोनों में से एक चीज को होनी चाहिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर, मैं तो ये कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर उसको लगाया जाए जो कम से कम इतने और ऐसे के जो 19 ग्रेड का एमसी बैठा हुआ है, वो 18 ग्रेड का डीसी आ गया, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, वो उसके पास जाने को तैयार नहीं। ऐसे भी डीएमसी है वहाँ पे, यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो इस चीज को इस तरीके से लेना चाहिए, जिसका काम है उसी को उसको वो करना चाहिए। अब आप लॉ एंड इकबाल भाई, मुझे एक बात सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। 4 साल जब सर आपकी पार्टी का मेयर रहा है और बल्दियाती जो यानी हुकूमतें वो आपके हाथ में रही, क्योंकि सर जाहिर सी बात है 4 जिले आपके हाथ में थे, तो यही कहा जाता था फंड्स ही नहीं है, काम कैसे करें, कोई काम हो ही नहीं सकता।
सर अगर जब फंड्स ही नहीं है और कोई काम हो ही नहीं सकता तो ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर लेंगे सर? जब 4 साल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेयर ने कुछ नहीं किया तो आप ये कैसे समझते हैं कि कुछ अरसे में ये एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है कराची की शक्ल बदल देंगे? फंड जबकि नहीं है, वही कानून है, वही SLA है सर। जी जी देखिए, अब फंड दिए जा रहे हैं, अब फंड दिए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, इनके पास आ रहे हैं, तो उसको नजर भी आए ना सामने की सारी चीजें। चले जी, पहले ये था कि ये नहीं हुआ, अब आपके पास बल्दियात का पूरा फंड है। आप बल्दियात का मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह साहब, अब वो कम से कम इसको करने के लिए, चले जी हमने नहीं किया, आप करके दिखा दो ना यार ये सारी चीजें। यानी सर पहले फंड नहीं दिया जा रहा था, अब फंड दिया जा रहा है। अब फंड बिल्कुल दिया भी जा रहा है और है भी उनके पास फंड है, क्यों नहीं देते? वो तो सिर्फ इस वजह से मेयर साहब के साथ जो होता रहा वो आपके सामने ही है, और वो जो फंड आते रहे वो तनख्वाहों में इसमें सारी चीजें, वो तो अब आपके पास जो फंड है बल्दियात के मिनिस्टर के पास, अगर वो ये कहते हैं कि जी मेरे पास फंड नहीं है, हम मान लेंगे कि जी मेयर भी सही कह रहे थे, आप भी सही कह रहे हो, फिर या तो फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी सर लास्ट नोट जो आप कहना चाहें। चीजें तो आप करके दिखाओ ना, उस वक्त तो आप नहीं देते थे, हमने क्या कह के थक गया, अब नहीं है, अब आप करो, आपके जिम्मे सारी चीजें, जब एडमिनिस्ट्रेटर सारे आपने लगाती है, उनको दो इख्तियारात दो काम करने के लिए, या उनसे कहो कि एडमिनिस्ट्रेशन चला ले, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब वो भी देखेंगे और वो फिर बल्दियाती मसाइल भी देखेंगे, तो ये नहीं दो रमयाद नहीं चल सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली इकबाल मोहम्मद अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में अब इस वैक्सीन का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले पिम्स हॉस्पिटल में इसका सिलसिला उसका आगाज़ किया गया और उसके बाद आज ओझा जो कि डाउ कैंपस है वहाँ पे, यानी डाउ यूनिवर्सिटी का ओझा कैंपस, वहाँ पे भी वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो गया है। इब्तिदाई तौर पे 2 डॉक्टर्स को, डॉक्टर अलीना और डॉक्टर तनवीर को, ये वैक्सीनेशन के इंजेक्शंस लगाए गए हैं। पाकिस्तान में कुछ चमगोइयाँ भी की जा रही हैं कि जाहिर सी बात है अमेरिका में या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में जो वैक्सीन यूज़ की जा रही थी वो पाकिस्तान में क्यों नहीं यूज़ की गई, या पाकिस्तान में चाइना से क्यों ये जो वैक्सीनेशन है इसको इंपोर्ट किया गया। आपको बताते चलूँ कि जो अमेरिका की वैक्सीन है वो वहाँ की आबो हवा, वहाँ की चीज़ों के लिहाज से बेहतर थी, लेकिन हमारे इस मुल्क के लिए चाइना की वैक्सीन इस वक्त बेहतर समझी जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीन लगने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यार मैं एक्चुअली जैसे सुबह नॉर्मल गया था, वैक्सीनेट होने के बाद स्टिल नाउ आई एम फीलिंग द सेम, बिल्कुल हेल्थी, कोई ऐसा ना बॉडी एक हुआ, ना कोई टेम्परेचर की फीलिंग है, ना फ्लू की फीलिंग है, एंड मैं एज आई वाज नॉर्मल एंड आई एम स्टिल सेम। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब ये जो वैक्सीन है ये कितने अरसे तक मौसर रहेगी और उसके बाद इसकी सेकेंड डोज कितने अरसे के बाद लगनी है? ये वैक्सीन है तो लाइफ लॉन्ग जो क्लेम किया जा रहा है, इसका सेकेंड डोज है 21 डेज के बाद। जैसे आज मुझे वैक्सीनेट किया गया फर्स्ट डोज में जो इसकी एफिकेसी है वो है 60 to 70%, और सेकंड डोज के बाद जो है उसका जो असर होगा वो चला जाता है 80 to 85% तक ना। तो सेकंड डोज जो मुझे लगना है वो आफ्टर 21 डेज के बाद लगना है। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि एक मरीज जिसको कि कोरोना हो जाता है और कोरोना वायरस का वो शिकार हो जाता है, उसके जिस्म में जो एंटीबॉडीज बनते हैं उनकी मियाद भी 3 महीने से ज्यादा नहीं रह पा रही है। यानी 3 महीने के बाद अगर कोई मरीज जाके अपना टेस्ट कराता है तो उसकी एंटीबॉडीज नेगेटिव हो जाती हैं। तो सर हम ये कैसे कह सकते हैं कि जबकि इस कोरोना की बीमारी को आए हुए अभी 1 साल से ज्यादा का अरसा नहीं हुआ, इस वैक्सीन को आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इस वैक्सीन के लगाने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाएगी? सर कह तो नहीं सकते, देखे ना, ये एक वबाई मर्ज है और इमरजेंसी में सब चीजें डिसाइड हुई हैं और ट्रायल्स हुए हैं। अदरवाइज अगर आप किसी भी वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए जाते हैं तो बड़ा लॉन्ग पीरियड चाहिए होता है, क्योंकि ये वबाई मर्ज है और फैलने वाला मर्ज है। इस बेसिस पे मुख्तलिफ ममालिक ने और गवर्नमेंट्स ने इस पे बड़े स्पीडी काम किया और स्पीडी ट्रायल बेसिस पे ये सारा उन्होंने किया है। लेकिन किसी के लिए हतमी फैसला कहना तो बहुत मुश्किल है कि कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, लेकिन एक उम्मीद रखी जा सकती है कि जी ये जो वैक्सीन है, जैसे पहले वैक्सीन हम पोलियो की दूसरी चीजों की वैक्सीन करवाते रहे हैं,
तो लाइफ लॉन्ग ही होती हैं और उम्मीद रखी जा सकती है कि लाइफ लॉन्ग ही हो, क्योंकि इसका 80 to 85% है। अगर 85% भी चले जाएं, 15% तो समझ लें कि फिर भी रहता है कि किसी को हो सकता है। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इसको किस टेम्परेचर पे रखना होता है? इसको जी आप -24 to 30 टेम्परेचर, जो चाइना की है जिसको क्लेम कर रहे हैं, अगर वो जो अमेरिकन फाइजर की है वो तो -87 डिग्रीज पे है। ये इजी है स्टोर करना और हमारे यहाँ मेंटेन भी हो सकती है। सर, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये जो वैक्सीन है ये इस वक्त सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही है या आम लोगों में, अगर जो बहुत मौमर हजरात हैं, क्या उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी? जैसे कि इस वक्त जो खेप आई है ना पाकिस्तान में, वो आई है तकरीबन 5 लाख के करीब। तो फिर प्रोविंस वाइज इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने डिवाइड की है और 80,000 प्लस मेरा ख्याल है सिर्फ गवर्नमेंट को दी गई है। तो इसमें फर्स्टली इन्होंने यही रखा है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो काम देख रहे हैं और कर रहे हैं कोविड में और सारा कुछ, पहले तो उनको लगाई जाए ताकि वो सिक्योर हो जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है जो सेकंड फेज आएगा, फिर आएगा वो ओल्ड एज जो है हमारे बुजुर्ग हजरात, उनके लिए इस तरीके से फिर आगे जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होती जाएगी उस तरीके से फिर सबको वैक्सीन वो लगेगी। अच्छा सर, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, यानी जो सरकारी मुलाजमतों पे नहीं हैं, उनको भी क्या वैक्सीनेट किया जाएगा? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त कोरोना का मुकाबला कर रही है। सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो जाहिर सी बात है कोरोना का मुकाबला तनहा नहीं कर सकती, साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो इश्तराक है वो शामिल है। तो क्या उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल जी, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें, इस फाइट में, और उनको भी गवर्नमेंट जाहिर है पीछे नहीं रखेगी। उसमें गवर्नमेंट ने 1166 का जो रखा है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना डेजिग्नेशन भेज दें उस पर, तो उनके लिए जो है वो फिर वो नादरा से ही वो जनरेट होकर कोड उनके पास आ जाता है, डे भी आ जाता है। फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज और टाउन वाइज जो नियरेस्ट सेंटर उनको पड़ेगा उसका उनको फिर वो बताया जाता है कि जी इस सेंटर पे, इस डे पे, इस नंबर के साथ आप चले जाएं। सर, इस वैक्सीन के लगाने में क्या मेडिकल एग्जामिनेशन या टेस्ट वगैरह कुछ कराए जा रहे हैं? जी हाँ, वाइटल साइंस लिए जाते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर लिया जाता है, आपका पल्स रेट लिया जाता है और हिस्ट्री ली जाती है, कंप्लीट हिस्ट्री के, किसी से आपको एलर्जी तो नहीं है किसी चीज से, कोई ऐसी मेडिसिन आप जो यूज कर रहे हैं वो लिखी जाती हैं सारी। सर, अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, शुगर का मरीज हो या और कोई ऐसा किडनी ट्रांसप्लांट जिसका हुआ हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी इतनी ज़्यादा ना हो, तो क्या उसमें वैक्सीन लगाई जा सकती है? या जैसे दूसरी लाइव वैक्सीन होती हैं जो हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में नहीं लगाते, इसलिए कि फिर उस वैक्सीन से ही वो मर्ज या वो बीमारी होने का खतरा होता है, तो क्या इस वैक्सीन में भी ये खतरा मौजूद है? इसी तरीके का है, समझ लें। एक तरीका ये है कि जो कि अपना 70 और 60 प्लस लोग हैं और अमीनो कॉम्प्रोमाइज हैं और किसी को अगर किसी चीज से एलर्जी है वैक्सीन से, तो उनको ये नहीं लगती। अच्छा, उनको नहीं लगाई जाएगी? उनको नहीं लगाई जाएगी। ठीक है। तो सर, अब ये यानी 21 दिन के बाद जितने लोगों को अभी वैक्सीनेट किया जाएगा उनको 21 दिन के बाद एक और डोज लगाई जाएगी? जी जी जी, बिल्कुल, आफ्टर 21 डेज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर, आपने हमारे प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, डॉक्टर तनवीर हमारे साथ मौजूद थे। आज इनको वैक्सीन की जो पहली डोज है वो दी गई है कोरोना वैक्सीन की, और अब पाकिस्तान में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जो है उसका आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।